मणिपुर के बारे में हम सब लोगों को कुछ जानकारी तो पहले से ही थी। आज हमने और विस्तार से सुना और 5 महीने से हिंदुस्तान का एक पूरा प्रदेश जल रहा है। समय समय पर कभी पंजाब, कभी कश्मीर, कभी असम, ऐसी स्थिति की रिपोर्ट मिलती रही कि काफ़ी बिगड़ी हुई स्थिति है। लेकिन शायद आज मणिपुर जिस स्थिति में है, ऐसा हिंदुस्तान के किसी भी प्रांत में पिछले 75 साल में कभी नहीं हुआ है। और अगर आप थोड़ा बहुत पीछे चले जाएंगे तो आपको लगेगा कि शायद ये सरकार बहुत मजबूत सरकार है। और उत्तर पूर्व जिसके बारे में हम लोग कह रहे हैं कि दिल्ली से अलगाव उत्तर पूर्व का रहता है, तो भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल यही क्लेम था। मोदी जी बिल्कुल यही क्लेम कर रहे थे कि हमने उत्तर पूर्व को नए सिरे से हिंदुस्तान के साथ, विकास की मुख्य धारा के साथ हमने जोड़ दिया है। इसी मणिपुर का ही आपको वीडियो मिल जाएगा। 4-5 साल पहले आप चले जाएंगे, मोदी जी का, उस समय मोदी जी जाते थे मणिपुर, बार बार जाते थे, खूब भाषण करते थे और मणिपुर के ही बारे में कहते थे कि अगर यहाँ शांति नहीं स्थापित हो पाती है तो सरकार का रहने का कोई हक नहीं है। तो आज 2 बात हमारे सामने बिल्कुल नहीं है। एक कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चलाने का तौर तरीका है वो एक साजिशाना तौर तरीका है, बिल्कुल एक शौक और कंस्पिरेसी। कब कहाँ क्या होगा आपको कुछ भी नहीं पता होगा। तो इसके जरिए पूरे देश को हमेशा लोगों को एक तरीके से खड़ा रखना, कब क्या हो जाएगा। तो मणिपुर में इस सरकार ने ये अंजाम दे दिया। और जब ऐसी स्थिति पैदा हो गई तो मणिपुर को छोड़ दिया, अबंडन। बिल्कुल अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन है, दुनिया में बात हो रही है, यूरोपियन पार्लियामेंट में बात हो रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मणिपुर हम जाएंगे ही नहीं। मणिपुर क्या कर लेंगे आप। तो ये दोनों हमारे सामने मणिपुर के ज़रिए उदाहरण मिल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो साजिशपूर्ण राजनीति है, सरकार चलाने का, शासन का जो तौर तरीका है, उससे किस तरीके का एक तरीके से एक विध्वंस पैदा हो सकता है, किस तरीके से कोई प्रदेश जल सकता है। और अगर वो प्रदेश जब जलना शुरू हो जाएगा तब बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी वहाँ से उसको अपने भरोसे, अपने हाल उसको छोड़ दे सकती है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मणिपुर तो लगेगा कि भाई वहाँ का एक खास स्थिति है, मेइतेई अलग है तो कुकी अलग है, तो पहाड़ है, जंगल है, घाटी है, अलग अलग है, उसकी कुछ बात समझ में आ सकती है। लेकिन जिस विमर्श के आधार पर आज मणिपुर में अगर आप देखेंगे तो करण थापर ने, हमने देखा कि दर्जनों उन्होंने इंटरव्यू किया मणिपुर के लोगों का, और उसमें जो पक्ष आया है कि ये जो कुकी लोग हैं ये बाहर से आए हुए हैं, ये म्यांमार से आए हुए घुसपैठी हैं और अफीम की खेती कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो हम इनको भारतीय नहीं मानते। सीधी बात, हम नहीं मानते, इसलिए इनका रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस बात को कि अगर इस देश के अंदर किसी संगठन को, जो मेइतेई का जो प्रमुख संगठन एक है, उसकी जो बोली है, भाषा है, वो बिल्कुल विश्व हिंदू परिषद वाली भाषा है, तो अगर देश के अंदर किसी एक संगठन को ये लाइसेंस दे दिया जाए कि आप तय करेंगे कि आप किसको इस देश के मानते हैं और किसको नहीं मानते हैं। वहाँ कह रहे हैं कि म्यांमार से आए हुए हैं, कोई देर नहीं लगेगी बिहार में कह देने में कि बांग्लादेश से आए हुए हैं, पश्चिम बंगाल में जाकर के भी कह देते हैं, असम में कह दे रहे हैं लोगों को। तो बिल्कुल किसी को घुसपैठिया कह देना कि इस देश से आपका कोई मतलब नहीं है, आप जुड़ाव नहीं, आप बाहरी हैं। तो ये जो भाषा है, ये जो ध्वनि निकल रही है मणिपुर से, यही ध्वनि है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के राष्ट्रवाद की, उग्र राष्ट्रवाद, जिसमें वो कहते हैं कि हम तय करेंगे। जो सावरकर ने जब हिंदुत्व की परिभाषा बनाई इस देश के लिए, उस परिभाषा में की जो पहली बात थी कि इस देश में असली देशभक्त कौन है, कि जिनके लिए ये पितृभूमि और पुण्य भूमि एक है,
अगर आप इस देश में पैदा हुए हैं, ये अपने आप में काफ़ी नहीं है। आप जिस धर्म को मानते हैं वो धर्म भी इसी देश का होना चाहिए। अगर ये परिभाषा मान ली जाए और इसी के आधार पर हिंदुस्तान के राष्ट्रवाद को परिभाषित कर दिया जाए, तब समझ सकते हैं कि देश में क्या स्थिति बनेगी। आज वही स्थिति मणिपुर में बन रही है। समय समय की बात है, अगर इनके हाथ में सत्ता आ जाएगी, अगर इनको लगेगा कि हमें लाइसेंस मिला हुआ है, हम ऐसा कर सकते हैं, तो जो मणिपुर में आज हो रहा है बिल्कुल वो बिहार में हो सकता है, बिल्कुल वो बंगाल में हो सकता है, वो देश के किसी भी कोने में हो सकता है। ऐसे सारे फॉल्ट लाइंस इस देश में मौजूद हैं, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर ये है। तो सवाल तो हमारे सामने है कि क्या हम इसको विविधता के रूप में, कि हमारे पास एक ऐसा देश है जहां ये विविधता हमारी पूंजी है, ये हमारे एसेट्स है। अगर हम आपस में डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंस का मतलब डिवीजन नहीं है। डिफरेंस को अगर हम पहचाने कि भाई अलग अलग भाषा है, अलग अलग बोली है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग रहन सहन है, अलग अलग लोगों की ज़रूरतें हैं, अगर इसको हम मान लें और इसको मान करके इस विविधता के आधार पर इसको पूरा सम्मान दे करके इसके आधार पर अगर एकताबद्ध हिंदुस्तान की कल्पना करें और निर्माण करने की कोशिश करें, तब उसका परिणाम कुछ होगा। और अगर इस विविधता को एक बहुसंख्यावाद की दृष्टि से कि हम जो तय करेंगे, जहाँ तक तय करेंगे, जहाँ तक अलाउ करेंगे उतना ही रहेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा, वो हमारा नहीं है। तो अगर हम ऐसी कोई परिभाषा को इस देश में ताकत दे दे, सत्ता में आने दे और वो तय करे कि हिंदुस्तान का मतलब क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, तो हमारे देश के भूगोल से लेके, इतिहास से लेके, संस्कृति से लेकर के हर चीज़ तय करने लगेंगे। जब हर चीज़ तय करने लगेंगे तो एक मणिपुर नहीं, दर्जनों मणिपुर हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से में आपको दिखेगा। इसीलिए हमें लगता है कि आज हम सब के लिए ये मणिपुर सिर्फ नहीं, बिहार को भी समझना जरूरी है। इस बिहार के अंदर भी मणिपुर हो सकता है। ये बिल्कुल असम में भी ऐसे मणिपुर हैं, पूरे देश के हर हिस्से में ऐसे हो रहे हैं। तो हमें तो लगता है कि आज मणिपुर के बहाने अगर हम इस चीज़ को समझें, एक बहुत बड़े हादसा है, बहुत बड़ी त्रासदी है, ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर जिसको हमारे साथियों ने कहा। बिल्कुल जो स्थिति है वो लोगों के लिए ज़िंदा रहने लायक नहीं है। वो राहत शिविर में भी नहीं है, वो बाहर में भी नहीं है। एक तरह से बिल्कुल एक आतंक का माहौल है। बिल्कुल वहाँ लोगों के पास मिनिमम एक सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, सर्टेनिटी ऑफ लाइफ, जिसके बगैर कोई ज़िंदा नहीं रह सकता है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन जिसको कह रहे कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, और ऐसे जो हमारे ऊपर कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गए हैं, तो टुकड़े आप कर रहे हैं देश को। और इसी तरह से अलग अलग हिस्से में अलग अलग कोई कॉन्फ्लिक्ट सामने ला करके अगर पूरे देश को बर्बाद कर दिया जाए, तो इसलिए हमें लगता है कि मणिपुर को समझना एक गहरी संवेदना के साथ, चिंता के साथ। और मणिपुर कैसे ठीक होगा, अब तो बहुत कठिन लगता है, क्योंकि मणिपुर में कोई ठीक करने की प्रक्रिया को भी अगर आप शुरू करना चाहेंगे तो उसके लिए भी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और हमें लगता है कि हमारे टीम के साथियों ने बिल्कुल इसको रेखांकित किया है कि कुछ भी आप ठीक करना चाहेंगे तो ये वीरेंद्र सिंह के रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए चीज़ें बिगड़ सकती है, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती है। तो इसलिए मणिपुर में बदलाव की शुरुआत इस जगह से होनी चाहिए कि जो सरकार है पूरी तरह से फेल और पूरी तरह से एक तरीके से सहभागी है आज के इस पूरे हिंसा में, तो इस सरकार को जाना होगा। तो मणिपुर के बारे में हम लोग दबाव बनाएं, तय करें, और पूरे देश के लिए ही बिल्कुल एक मणिपुर एक पैमाना अगर समझा जाए कि एक सरकार जो जिम्मेदार हैं, जिनको देश चलाने के लिए 5 साल पहले मौका मिला है और वो बता रहे हैं कि हम कैसे चलाना चाहते हैं, तो ऐसे में तो मणिपुर तो साबित कर दिया कि ना सिर्फ मणिपुर के लिए बल्कि पूरे देश के पैमाने पर ये सरकार पूरी तरह से एक बोझ बन चुकी है देश के लिए। और इस बोझ को जितनी जल्दी हम लोग उतार फेंकेंगे उतना ही इस देश के लिए बिल्कुल अच्छा होगा। बिल्कुल साफ है हमारे सामने। अभी जो संसद का विशेष सत्र था, आप बताइए कि ऐसा कोई विशेष सत्र कभी होता है? विशेष सत्र शुरू होने से एक दिन पहले तक वो कह रहे हैं कि इसमें हम 8 बिल पर चर्चा करना चाहते हैं, और बाद में बोला कि 5 दिन सत्र चलेगा।
एक दिन पहले सत्र खत्म हो गया, 22 तारीख तक चलना था, 21 तारीख को खत्म हो गया। तो हमने पूछा कि भाई वो 8 बिल का क्या हुआ, तो पता चला कि 8 बिल का कोई मतलब ही नहीं था, वो तो धोखा था, बस उनको पारित करना था ये महिला आरक्षण बिल। और महिला आरक्षण बिल भी पता नहीं पारित सच में करना था कि नहीं करना था, ये सुबह तय करते हैं कि शाम को क्या किया जाएगा। मैंने आपको कम से कम यही लगेगा, उनका तो हो सकता है पहले से तय रहेगा। तो इस पूरे संसद के विशेष सत्र में ये जो बिल पारित कर दिया गया महिला आरक्षण के नाम पर, जिस बिल का अभी वो कब लागू होगा कोई ठिकाना नहीं है। कोई कह रहा है कि 39 में भी जाकर के लागू होगा कि नहीं होगा, कहना मुश्किल है, क्योंकि पहले सेंसस के बाद डिलिमिटेशन। इस बार का जो डिलिमिटेशन होगा वो तो वैसे ही जटिल मामला होता है, और इस बार तो बात ये चल रही है कि सीटों की संख्या बढ़ेगी, तो उसके पैमाने तय करने होंगे, तो बहुत सारी बातें हैं। तो जो अभी होना ही नहीं है, इसको लेकर के आप एक पॉइंट स्कोर करना चाहते थे महिला आरक्षण के नाम पर। तो सबसे ज़्यादा धूर महिला विरोधी और धूर आरक्षण विरोधी एक ऐसी सरकार, उसने पॉइंट स्कोर करने के लिए चुनाव से पहले महिला आरक्षण का बिल लेकर के आए। और आज बिल्कुल हमें लगता है कि जो बिहार से बात चली है, जो कास्ट सर्वे जिसकी जो रिपोर्ट आई है, तो हमें तो लगता है कि एक 2021 में पूरे देश में सेंसस होना था। पहली बार ऐसा हुआ हिंदुस्तान में, 10 साल बाद सेंसस होता है, पहली बार हुआ आज़ादी के बाद। मोदी जी अक्सर कहते हैं कि 70 साल में नहीं हुआ, बिल्कुल जो 70 साल में नहीं हुआ वो हुआ इस बार, कि सेंसस होते थे हर 10 साल बाद, पहली बार सेंसस नहीं हुआ। ये कोविड का चक्कर नहीं है, कोविड के बावजूद दुनिया के बहुत सारे देशों में सेंसस हुई इसी दौर में, आपने कराया नहीं सेंसस। तो जहाँ देश के पैमाने पर जो सेंसस होना था वो सेंसस हुआ नहीं, वहाँ बिहार के पैमाने पर भले अपने इसको सेंसस नहीं माना, ठीक है, आप इसको सर्वे मानते हैं, तो वो सर्वे की जो रिपोर्ट आ गई है, हमें समझते हैं कि बिहार के लिए एक बिल्कुल नई बात है, और पूरे देश के लिए एक सामने बड़ा उदाहरण आ गया है। और जो बिहार के आंकड़े हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि बिहार के आंकड़े सिर्फ और सिर्फ वो बिहार के हैं और बाकी देश के आंकड़े बिल्कुल कुछ अलग होंगे। मोटे तौर पर हमें लगता है कि बहुत सारे राज्यों में मिलते जुलते आंकड़े होंगे। इसलिए देश के सामने बड़ा सवाल ये आ गया है कि आप पूरे देश में जनगणना हो, जातिवार जनगणना पूरे देश के लिए हो, और इसके आधार पर तो जनगणना से जो आंकड़े आएंगे, तो आंकड़े को लेके करना क्या है। तो आंकड़ों को लेके जो बात आई है कि आंकड़ों को लेकर के जो विकास की अभी योजनाएं हैं, जो राशियों का आवंटन है, जो रिसोर्स एलोकेशन है, जो रिजर्वेशन के फॉर्मूले हैं, वो सब कुछ नए सिरे से और इन आंकड़ों के आधार पर फिर से तय करने की ज़रूरत है। और पहले से जो तयशुदा कोई एक फार्मूला बना दिया गया कि इसी फार्मूले के तहत और इसी सीमा के तहत आपको करना है, हमें लगता है कि ये बिल्कुल कोई तर्कसंगत बात नहीं है। तो एक तरह से एक नया खाका, और वो नया खाका जब हमारे सामने आएगा, तो हमारे सामने तो दोनों ही बात होंगी कि बिल्कुल अभी आरक्षण की बात है, महिला आरक्षण में भी ये बात उठी कि देश में अगर हम हर तरह के महिलाओं के प्रतिनिधित्व की गारंटी करना चाहते हैं, तो उस आरक्षण के अंदर भी सामाजिक आधार पर आरक्षण की गारंटी होनी चाहिए। तो बिल्कुल ये सही बात उठी। तो आज देश में जैसे आरक्षण नीति को बदलने की ज़रूरत है, बढ़ाने की, विस्तार देने की ज़रूरत है, लेकिन एक और भी बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि आरक्षण को ये लोग कायदे से ख़त्म कर रहे हैं, अलग अलग उसके खिलाफ एक चौतरफा साजिश चल रही है। मैं तो मानता हूं कि जो EWS आया 10%, वो अपने आप में आरक्षण को ख़त्म करने की दिशा में एक कदम है। अगर आप कह रहे हैं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए हम देना चाहते हैं, तब भला वो कैसा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तय करने का तरीका है कि जिसमें SC ST OBC बाहर हैं। इसका मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वो एक यूफेमिज्म है जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। इसके बहाने आप कुछ कहना और चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि लैटरल एंट्री, अभी जो बात उठी है संसद में कि 90 कैबिनेट सचिवों के बीच में, उस स्तर के सचिवों के बीच में जो ब्यूरोक्रेसी का टॉप लेवल है, वहाँ सिर्फ 3 OBC हैं। तो ऐसा क्यों, कैसे हुआ ये?
ये तो और ज़्यादा होगा, क्योंकि ऊपर तय करने का जो तरीका है लेटरल एंट्री, वो आरक्षण से तय ही नहीं होगा। लेटरल एंट्री का मतलब क्या है कि इसमें दोनों की गारंटी होगी, तीनों की गारंटी होगी। तय कर लेंगे आरएसएस वाले कि हमारे विचार पर चलने वाले, हमारे रास्ते पर चलने वाले लोग ऊपर बैठेंगे, तो एक तो बिल्कुल पक्के आरएसएस के लोग होंगे, दूसरा बिल्कुल तय हो जाएगा कि अदानी अंबानी के हितों को देखने के लिए ये लोग काम करेंगे, वो तय हो जाएगा। और तीसरा, इसी के साथ साथ आरक्षण को भी भीतर से खत्म करके उसमें जो वर्चस्व बना हुआ था उसी को स्थापित कर दिया जाएगा। ये भी बिल्कुल एक तरीका है आरक्षण को खत्म करने का। जो निजीकरण हो रहा है, ये आरक्षण को खत्म करने का तरीका है। सरकारी नौकरी नहीं रहेगी, पब्लिक सेक्टर ही नहीं रहेगा, तो आप आरक्षण लेके क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? उस आरक्षण कहाँ से आपको मिलेगा? प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण भी नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर के आरक्षण से वो पूरा भी नहीं हो सकता है। अभी जो विश्वकर्मा योजना आ गई, आरक्षण जो भी था, आरक्षण के अंदर एक बात थी कि एक सोशल मोबिलिटी की बात थी कि हम आगे बढ़ेंगे, हम किसी जाति से, जातिगत किसी पेशा से बंधे हुए नहीं होंगे। लेकिन आज उसी के तो पूरे एकदम तरीका शुरू हो गया, वही योजना चल रही है। तो हमें तो लगता है कि एक बहुत बड़े पैमाने पर एक आरक्षण को भीतर से, चारों तरफ से ख़त्म करने की एक साजिश चल रही है। इस जगह में बिहार से जो कास्ट सेंसस के सर्वे के आंकड़े आए, ये एक संभावना है, एक संभावना का निर्माण करता है कि अगर इस आधार पर हम नीतियों का निर्माण करें, और इसमें आर्थिक नीतियों को भी बदल देना होगा। अगर हम सिर्फ इतना समझेंगे कि आरक्षण से फर्क पड़ जाएगा, नहीं पड़ने वाला। अगर ये निजीकरण की आर्थिक नीति चलेगी, ठेकाकरण की आर्थिक नीति चलेगी, ठेके पर लोग काम करेंगे, जहां काम की सुरक्षा नहीं होगी, सामाजिक सुरक्षा नहीं होगी। मैं 1 तारीख को दिल्ली में था, और इतना ज़बरदस्त, किसी गोदी मीडिया में उसकी रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगी। लाखों की तादाद में इस देश के कर्मचारी, रेलवे के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, वही हमने देखा कि वही जो मुजफ्फरनगर का इलाका है, जहां सबसे ज़्यादा लाभ जिहाद के नाम पर दंगा किया गया, और दंगाइयों के एक हाथ को किसान आंदोलन ने तोड़ दिया, और अभी हमने देखा कि कर्मचारियों ने दंगाइयों के दूसरे हाथ को भी उन्होंने तोड़ दिया है। कि वहाँ कितनी ज़बरदस्त एकता, हिंदू, मुस्लिम, पुरुष, महिला, तमाम कर्मचारी, स्टेट गवर्नमेंट के हो, रेलवे के हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, सब लोग पेंशन स्कीम की बहाली के नाम पर वो आए थे वहाँ। तो हमें लगता है कि आर्थिक नीति में भी एक ज़बरदस्त बदलाव, बिहार में जो 2020 के चुनाव में एक नया विमर्श, उसकी शुरुआत हुई थी। सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जो संविधान का प्रिएम्बल है, वहाँ शब्द है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो जस्टिस को हमें और बढ़ाना है, और गहराई में ले जाना है, और विस्तार देना है। और आप, हमें लगता है कि मणिपुर के लोगों को न्याय मिले। उनके लिए न्याय का मतलब है कि अभी फ़िलहाल जिंदा रहने का, अपने सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ इस देश में रहने का उनका अधिकार, उनके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त एक युद्ध की स्थिति में जी रहे हैं। हमारे बहुत सारे लोगों के लिए जस्टिस का मतलब होगा सोशल जस्टिस, बहुत सारे लोगों के लिए जस्टिस का मतलब होगा कि हमें रोज़गार मिले, सम्मान मिले, सुरक्षा मिले, इकोनॉमिक जस्टिस। तो पूरा देश जस्टिस के लिए लड़ रहा है। इसलिए लड़ रहा है कि जो देश के साथ हुआ है, एक तरह से हमारे ही वोट से हुआ है, ये सबसे बड़ा अन्याय हुआ है इस देश के साथ। 2014 से जिस अन्याय को हम लोग ढो रहे हैं, इसको और बिल्कुल नहीं ढोना है। और इस अन्याय से और इस पूरे अत्याचार से, अपमान से हिंदुस्तान को मुक्ति मिले जल्द से जल्द। और मणिपुर हमें इस दिशा में बल्कि मजबूर करे। मणिपुर के उदाहरण देख करके जलता हुआ मणिपुर, वो हमें बिल्कुल, हम लोग जब कहते थे, लालू जी कहते थे कि भाई बीजेपी का मतलब है भारत जलाओ पार्टी, तो मणिपुर जल रहा है। तो मणिपुर सच में जलाने वाली पार्टी है। तो ये जो चारों तरफ आग लगाने वाली जो पार्टी है, तोड़ फोड़ मचाने वाली, तहस नहस करने वाली, बर्बाद करने वाली जो पार्टी है, इस बर्बादी के राज से देश को मुक्ति मिले, मणिपुर को भी न्याय मिले। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे हम ये भी अपील करेंगे कि आज जो दिल्ली में हुआ, तो इसको भी हम लोग दिल्ली ना समझें। सिर्फ कुछ पत्रकार, कुछ वामपंथी पत्रकार, न्यूज़ क्लिक, एक वामपंथी पहचान रखने वाले हैं, वो ना समझें। ये समझ लीजिए कि एक शुरुआत है। और जहाँ सच कहने वाले, तो शायद इंडिया गठबंधन में हम लोगों ने तय किया था
कि जो सबसे ज़्यादा नफरती एंकर है, दिन रात बैठ कर के जो बस एक ही धंधा चलता रहा, तो ऐसे उसमें हम लोग जाएंगे नहीं। इंडिया गठबंधन में शामिल कोई भी पार्टी, उस पार्टी के प्रवक्ता नहीं जाएंगे। तो हमारी एक कोशिश है कि मीडिया, नफ़रत और झूठ से मीडिया को भी बचाया जाए, और सरकार की कोशिश है कि नफ़रत और झूठ के खिलाफ कहीं अगर आवाज़ उठ रही है, अगर कोई न्याय के पक्ष में, आज़ादी के पक्ष में, लोकतंत्र के पक्ष में, संविधान के पक्ष में, सच के पक्ष में आवाज़ उठ रही है, तो उस आवाज़ को दबाने, उस आवाज़ को एक तरीके से कुचल देने की एक पूरी कोशिश दिल्ली से हुई है। शायद जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा ये बहुत तेज़ गति से हो सकता है बढ़ेगा। एक हम लोग कहते थे कि अघोषित इमरजेंसी में तो बिल्कुल और स्थायी इमरजेंसी और व्यापक इमरजेंसी है, उसकी शुरुआत हुई है। और इसीलिए दिल्ली के जो हमारे पत्रकार, लेखक जो आज जिनके ऊपर जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इस सवाल पर भी बिहार है। हम जैसे पूरे देश में कास्ट सेंसस और इसके बारे में सोच रहे हैं, आरक्षण के बारे में सोच रहे हैं, उसी तरह से हम मणिपुर के बारे में भी सोचेंगे। बिल्कुल उसी तरह पूरे देश की डेमोक्रेसी के बारे में सोचेंगे, प्रेस की आज़ादी के बारे में सोचेंगे, अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में सोचेंगे। और हम आपसे अपील करेंगे कि इस पूरे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर जो हमले हो रहे हैं, इसके खिलाफ भी अपनी आवाज़ को बिल्कुल उसी शिद्दत के साथ आप बुलंद करेंगे जिस तरह से हम आज मणिपुर के पक्ष में बोल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।